हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड आज इस वीडियो में हम देखेंगे बॉक्स साइजिंग के बारे में। उसी के साथ देखेंगे CSS के 2D ट्रांसफॉर्म्स एंड 3D ट्रांसफॉर्म के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम किस तरीके से ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल एंड स्क्यू कर सकते हैं और इसको करने के लिए कौन से प्रॉपर्टीज मिलते हैं, उसी के साथ किस तरीके से हमको वैल्यू देना है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम सीखेंगे। ये वीडियो पिछले वीडियोस का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। मैं आ गया हूँ VS कोड के अंदर और आज हमको इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है बॉक्स साइजिंग। आपको याद है मैंने आपको जब CSS के बॉयलर प्लेट के बारे में पढ़ाया था, उसके अंदर हमने लगाया था कि आपको यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देना चाहिए। अच्छा, ये क्यों देना चाहिए, इसके बारे में मैंने बोला था कि हम बाद में सीखेंगे कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्यों देना चाहिए। अभी देखिए, मैं यहाँ से ये जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है ना, इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करूंगा और यहाँ पे हमारा जो CSS है ये HTML पेज के साथ लिंक है, तो मैं ना यहाँ पे एक बॉक्स बना लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स और उसी के साथ मैं यहाँ पे बॉक्स 2 भी बनाऊंगा ताकि हम कंपेयर कर सके कि क्यों हमको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देना चाहिए। देखिए, मैंने दो तरह का यहाँ पे बॉक्स बनाया, एक है बॉक्स, दूसरा है बॉक्स -2। ओके, तो इन दोनों क्लासेस को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स और इसका एक विड्थ दे दूंगा, लेट से 200 पिक्सल। ठीक है, उसी के साथ हम हाइट भी दे देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा ताकि हमारा बॉक्स विजिबल हो। मैं इसका कलर देता हूँ रेड। ओके, और इसी के साथ मैं यहाँ पे चाहूंगा कि बॉक्स 2 को मैं दूसरा कोई कलर दूं, साइज सेम ही रहने देते हैं। ओके, इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, सेव करूंगा। सेव करने के बाद हमारा आउटपुट किस तरीके से देखना है, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा और यहाँ पे हमको 2 बॉक्सेस देखने के लिए मिला। ठीक है, अभी मैं बॉक्स 1 के अंदर आता हूँ, आई मीन बॉक्स के अंदर आता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है, और सिमिलरली मैं ये चीज बॉक्स 2 के अंदर भी डालूंगा। सेव करूंगा, देखिए दोनों के अंदर टेक्स्ट आया। मैं यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है इसको व्हाइट कर दूंगा। मैं इन दोनों के अंदर आता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट को व्हाइट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सेव करूंगा, देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो व्हाइट हो चुका है। ऑलराइट, अभी देखिए ये जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है ना, इसके अंदर मैं पेडिंग को लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, लेट्स से 30 पिक्सल। मैं सेव करूंगा, देखिए इसका विड्थ कितना है 200, हाइट 200। दूसरे बॉक्स का भी सेम है। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद अभी देखिए पहला जो बॉक्स है हमारा, उस बॉक्स का हाइट एंड विड्थ थोड़ा सा बढ़ गया है। ये किस लिए हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे पेडिंग लगाया था, तो इसका जो हाइट एंड विड्थ है उसके साथ पेडिंग को भी इसने जोड़ लिया है, इसीलिए हमारा बॉक्स का जो साइज है वो बढ़ गया है। क्या ये चीज आपको समझ में आया? देखिए हर एक एलिमेंट के अंदर अगर आप पेडिंग वगैरह ऐड करते हैं तो उसका जो साइज है उस साइज के हिसाब से पेडिंग भी वहां पे जुड़ जाएगा। हमने यहाँ पे 30 पिक्सल का पेडिंग लगाया था, तो हमारा जो बॉक्स है वो पेडिंग के साथ 30 पिक्सल बढ़ गया है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 200 बाय 200 हाइट एंड विड्थ लगाया है तो ये बॉक्स मुझे 200 बाय 200 ही दिखना चाहिए, ना कि ये साइज से बड़ा हो जाए। ऑलराइट, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो पेडिंग है ना इसको यहाँ से कॉपी करके मैं दूसरे बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सेव करूंगा, देखिए जाहिर सी बात है ये भी होना था इसके साथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख देता हूँ, मैंने लिखा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो बॉक्स का साइज था वो 200 बाय 200 ही है और यहाँ पे पेडिंग का जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो इसने नहीं जोड़ा है। हमारा एलिमेंट जैसा देखना चाहिए था वैसा ही दिखा, एक्स्ट्रा पेडिंग यहाँ पे ऐड नहीं हुआ साइज के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हम लगाते हैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। हर एक एलिमेंट के अंदर लगाना जरूरी है ताकि हमारा जो हाइट एंड विड्थ का जो इश्यू है वो ना आए। देखिए हर एक एलिमेंट के अंदर अगर हम इस तरीके से लगाना जाएंगे ना तो बहुत सारे एक्स्ट्रा लाइंस आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज हर एक एलिमेंट के लिए इजीली अचीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल सेलेक्टर।
यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर क्या होता है, हर एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, इसके अंदर जो स्टाइल लगा हुआ होगा ना वो वहां पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के साथ आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके ना लगा के हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टार मार्क के अंदर लगा देंगे। तब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है वो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर लगाएंगे, तब हर एक एलिमेंट के अंदर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ना लिख के हर एक एलिमेंट के अंदर, देखिए मैं यहाँ से बॉर्डर बॉक्स रिमूव कर दिया तो यहाँ पे इसका साइज गड़बड़ हो गया है ना, तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, मैं यहाँ से रिमूव करूंगा तब इसका साइज गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के अंदर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हमको लगाना ही है। अगर लगाना ही है तो हम एक एक करके क्यों लगाए बार बार, हम क्या कर सकते हैं, इसको ना यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तब क्या होगा, देखिए क्योंकि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के अंदर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स आपको दिखेगा। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, देखिए हमारा जो हाइट एंड विड्थ का इशू था वो सॉल्व हो गया है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट के अंदर हमको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्यों लगाते हैं। तो देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है 2D ट्रांसफॉर्म्स। 2D ट्रांसफॉर्म्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो एलिमेंट्स है ना उसके अंदर हम अपनी जगह से उसको मूव करा सकते हैं। हो सकता है वो मूव हम लेफ्ट और राइट से कर सकते हैं, या फिर टॉप एंड बॉटम से कर सकते हैं, या फिर हम उसको रोटेट कर सकते हैं, और उसी के साथ हम स्केल कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, आप हर एक एलिमेंट के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उसका जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन आता है उसके अंदर से हमको कुछ चेंजेस करना है। हो सकता है आप पर्टिकुलर एक एलिमेंट को आप मूव कराना चाहते हैं लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे, टॉप से या फिर बॉटम से, कहीं पे भी आप मूव कराना चाहते हैं तब आप यूज़ करेंगे ट्रांसलेट का। अगर आप उसको रोटेट करना चाहते हैं तब आप रोटेट जो फंक्शन है इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा बड़ा करना है, स्केल का हमने ऑलरेडी देख लिया था हम किस तरीके से स्केल कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मतलब वो स्केल ट्रांसफॉर्म्स के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि 2D ट्रांसफॉर्म्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि 3D ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किया जा सकता है CSS के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2D ट्रांसफॉर्म्स क्या है। यहाँ पे हमारा एक बॉक्स है, राइट। हमने देखा था ट्रांजिशंस के बारे में, ठीक है, किस तरीके से ट्रांजिशन लगाया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि जब भी मैं इस बॉक्स के ऊपर हवर करूँ तब मेरा बैकग्राउंड कलर रेड से ग्रीन हो जाना चाहिए। किस तरीके से कर सकते हैं हम, यहाँ पे आऊंगा, मैं बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा, फिर इसको ऊपर लगाऊंगा हवर। ये एक सेलेक्टर है, हमने देख रखा था, ठीक है। और जब भी हवर करेगा तब क्या होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो ग्रीन है ना टपक से नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेके होना चाहिए। तब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ ट्रांजिशन। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांजिशन। मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। किसको ट्रांजिशन करना है, बैकग्राउंड कलर को, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखूंगा। ओके, कितने टाइम के अंदर ये ट्रांजिशन होना चाहिए, 500 मिली सेकेंड के अंदर। ठीक है, और हम कौन सा एनिमेशन यहाँ पे यूज करेंगे, लेट्स से ईज। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए ये चीज धीरे से हुआ है ना। अगर हम यहाँ पे लीनियर यूज करते तब क्या होता, और स्मूथ यहाँ पे आपको दिखता। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशन वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये चीज जब भी मैं हवर करूँ ये बॉक्स अपनी पोजीशन से थोड़ा सा राइट पे आ जाना चाहिए। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, इसको करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा ट्रांसलेट। ओके, ट्रांसलेट कहाँ पे लगाएंगे हम, हमको एक प्रॉपर्टी मिलता है ट्रांसफॉर्म। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी इस एलिमेंट के ऊपर हवर होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफॉर्म, फिर मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। अच्छा, ट्रांसलेट के अंदर वैल्यू किस तरीके से दिया जाता है, देखिए पहले हमको देना पड़ेगा राइट, फिर हमको देना पड़ेगा बॉटम। ओके, मैं चाहता हूं कि सिर्फ राइट की दिशाओं से ये थोड़ा सा मूव हो, मतलब यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ लेट्स से 200 पिक्सल राइट की दिशा से। ओके, मुझे बटन पे नहीं चाहिए तो मैं बटन पे रखता हूँ 0। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे हवर करता हूँ, देखिए ये किस तरीके से मतलब ग्लिच का एक इफेक्ट आ रहा है। ये किस लिए हुआ, क्योंकि देखिए हमारा जो बाउंड्री है ना एलिमेंट का इतना ही है, तो अगर मैं यहाँ पे हवर करता हूँ तब वो मतलब एक बार यहाँ पे जा रहा है एक बार यहाँ पे जा रहा है, तो कंफ्यूज हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ 200 पिक्सल ना करके ना मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करूंगा तो हवर करूंगा, देखिए हमारा जो बॉक्स है वो लेफ्ट से थोड़ा सा मूव होके यहाँ पे आया, लेकिन ये चीज स्मूथली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टपक से आ जाना चाहिए, धीरे से आना चाहिए। तब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म है ना,
ट्रांसफॉर्म को मैं यहाँ पे कॉमा लगा के पेस्ट कर सकता हूँ। अब ये जो ट्रांजिशन है मतलब 500 मिली सेकेंड वाला, ये कहाँ पे अप्लाई होगा? एक तो बैकग्राउंड कलर के ऊपर, दूसरा ट्रांसफॉर्म के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैंने दूसरा प्रॉपर्टी लगा दिया है तो मुझे यहाँ पे कॉमा भी लगाना पड़ेगा। देखिए मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, हवर करूँगा धीरे से। देखिए हमारा एलिमेंट जो है वो लेफ्ट से राइट पे ट्रांसलेट होता हुआ आपको दिखा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? देखिए कुछ इस टाइप का। ऑलराइट, आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। अभी देखिए यहाँ पे आप बॉटम भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने बॉटम पे 0 रखा क्योंकि मुझे बॉटम से मूव नहीं कराना है, लेकिन मैं अगर चाहूँ कि ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए तब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ लेट से 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल नीचे आएगा ये। देखिए मैं हवर करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर से आपको 20 पिक्सल का गैप देखने के लिए मिला यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे बॉटम का भी वैल्यू दे सकते हैं। अच्छा, अभी आप बोलेंगे कि अगर मुझे बॉटम पे लाना है तब तो सही है, लेकिन मुझे अगर टॉप पे लाना है तब क्या करूँगा? मतलब ये जिस भी पोजीशन के अंदर है मुझे बॉटम से नहीं चाहिए, मुझे टॉप से चाहिए। ठीक है, मतलब ये बॉक्स ऊपर से 20 पिक्सल मूव आना चाहिए। अगर आपको टॉप लगाना है तो बॉटम का ठीक उल्टा कर दीजिए। अगर टॉप के अंदर 20 पिक्सल लेना है, बॉटम से -20 पिक्सल कर दीजिए, तब तो ये टॉप पे चला जाएगा ना। देखिए मैं इस तरीके से हवर करता हूँ, टॉप से 20 पिक्सल चला गया। ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि ये राइट पे ना होके लेफ्ट पे आ जाना चाहिए, तब आप किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ पे आप 100 पिक्सल माइनस पे दे दीजिए, तब क्या होगा? ये लेफ्ट पे चला जाएगा, है ना। देखिए इस तरीके से। ऑलराइट, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला फंक्शन पढ़ते हैं। अगला जो फंक्शन है वो है रोटेट। रोटेट के अंदर हमको वैल्यू देना पड़ता है डिग्री के अंदर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी हवर हो, ट्रांसलेट ना होके ये एलिमेंट रोटेट हो जाना चाहिए। ठीक है, कितना रोटेट होना चाहिए? मैं चाहूंगा कि यहाँ पे 45 डिग्री का रोटेशन आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 45, फिर लिखूंगा डेग। डेग यानी डिग्री। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे हवर करूंगा। देखिए यहाँ पे 45 डिग्री टर्न हो गया। अच्छा, ये राइट की तरफ टर्न हुआ, मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, तब मैं यहाँ पे 45 डिग्री माइनस पे लगा दूंगा। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो एलिमेंट है वो 45 डिग्री लेफ्ट पे टर्न हुआ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, इसके साथ आपको खेलना है, आपको समझना है कि कौन से वैल्यू से क्या क्या फर्क पड़ रहा है, किस तरीके से एलिमेंट्स रोटेट हो रहा है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है वो है स्केल एक्स। स्केल एक्स यानी ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना आपको, ये एक्स के डायरेक्शन पे स्केल होगा। स्केल यानी मतलब थोड़ा सा जूम इन टाइप का कुछ होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा स्केल। स्केल एक्स के अंदर हमको देना पड़ेगा नंबर ऑफ विड्थ। नंबर ऑफ विड्थ मतलब कितना विड्थ मतलब स्केल होना चाहिए। लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। ठीक है, मैं सेव करूंगा। मैं यहाँ पे हवर किया, देखिए यहाँ पे हमको इतना स्केल होता हुआ दिखा 10 के अंदर। अगर मैं चाहूँ कि लेट से 1, तो 1 के अंदर हमको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है। लेट से मैं चाहता हूँ 1.5। ओके, मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए ये थोड़ा सा आपको स्केल होता हुआ दिखा, मतलब ये स्ट्रेच हो जा रहा है। राइट, तो ये होता है स्केल एक्स। अगर आप लगाएंगे स्केल वाई, तब आप क्या कर सकते हैं, इसको ना वर्टिकली स्केल करा सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से किया तो यहाँ पे हमारा जो वेलकम है स्ट्रेच होता हुआ आपको दिखा। और एक प्रॉपर्टी मिलता है जो कि है डायरेक्ट स्केल, और स्केल के अंदर आपको पहले तो विड्थ का वैल्यू देना पड़ेगा, फिर आपका हाइट का वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्केल एक्स एंड वाई ना लगा के मैं चाहता हूँ कि 1.5 विड्थ होना चाहिए, लेट से 2 होना चाहिए इसका हाइट। तो 1.5 आपको स्केल एक्स डायरेक्शन के अंदर दिखेगा, 2 आपको वाई डायरेक्शन के अंदर दिखेगा। देखिए मैंने इस तरीके से हवर किया तो हमको ये जो एलिमेंट है ना इस तरीके से स्केल होता हुआ दिखा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, एक्स एंड वाई दोनों के अंदर ये हो जाएगा। देखिए बाय डिफॉल्ट 1 होता है, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं 1.5 लगा देता हूँ तो एक्स के अंदर भी होगा एंड वाई के अंदर भी होगा। देखिए कुछ इस तरीके से आप चाहे तो अलग अलग डायरेक्शन से लगा सकते हैं। लेट से आपको विड्थ का अलग चाहिए, हाइट का अलग चाहिए, तो आप इस तरीके से स्केल के अंदर 2 तरह का वैल्यू को पास कर सकते हैं। अगर आप स्केल के अंदर एक ही वैल्यू दे देंगे तब क्या होगा, हाइट एंड विड्थ बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलरली एक्स डायरेक्शन के अंदर करना है तो स्केल एक्स का यूज करिए। अगर आपको सिर्फ वाई डायरेक्शन के अंदर करना है तो स्केल वाई का यूज करिए। अगर आपको दोनों मिक्स करके करना है तो स्केल का यूज करिए। ठीक है, अगर आपको दोनों जगह सेम विड्थ देना है तब आप डायरेक्टली स्केल के अंदर सिंगल एक वैल्यू को पास करिए। ठीक है, अगला जो फंक्शन है वो है स्क्यू एक्स। स्क्यू क्या होता है, देखिए ये है ना, मतलब तिरछा हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्स डायरेक्शन के अंदर भी मिलता है, वाई डायरेक्शन के अंदर भी मिलता है, और हमको मिलता है शॉर्ट फॉर्म जिसके अंदर हम एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमको वैल्यू डिग्रीज पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ स्क्यू। ओके, लेट्स से 20 डिग्री का स्क्यू करना चाहता हूँ। ओके, सेव करूंगा।
सेव करने के बाद देखिए स्क्यू हुआ इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट के अंदर होना चाहिए, तब मैं यहाँ पे माइनस पे लगा सकता हूँ वैल्यूज को, ठीक है। अभी देखिए माइनस पे हुआ, ये तो हुआ मतलब दोनों डायरेक्शन पे है ना, एक्स के अंदर भी हुआ और वाई के अंदर भी हुआ। अगर मैं चाहूँ कि एक्स के अंदर 20 होना चाहिए, वाई के अंदर 15 डिग्री होना चाहिए, मैं इस तरीके से सेव किया। सेव करने के बाद देखिए आपको कुछ इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेट से माइनस कर देता हूँ वाई डायरेक्शन को, तब मैं किस तरीके से देख सकता हूँ, तब हमको कुछ इस टाइप का इफेक्ट देखने के लिए मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग से भी वैल्यू लगा सकते हैं, और एक डायरेक्शन के अंदर अगर लगाना है आप यहाँ पे स्क्यू एक्स या फिर वाई का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी देखिए आते हैं 3D ट्रांसफॉर्म्स के अंदर। ओके, ये जो रोटेशन आपको दिखा है या फिर स्क्यू दिखा है या फिर स्केल्स दिखा, सारे चीज आपको सेकंड डायमेंशन के अंदर दिखा, ये 3D नहीं था, है ना। अगर मैं चाहूँ कि ये जो वेलकम है ना ये 360 डिग्री रोटेट होना चाहिए, तब हमको कैसा दिखेगा, ये चीज एक बार तो हमको मिरर इफेक्ट के अंदर दिखेगा, राइट। उल्टा जब हो जाएगा ये, लेट्स से 180 डिग्री ये रोटेट हो गया, ठीक है, तब ये चीज उल्टा दिखेगा आपको, है ना। तो वो होता है 3D ट्रांसफॉर्मेशन। आप यहाँ पे 3D ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको यहाँ पे रोटेट एक्स मिलता है, जिसके अंदर आप डिग्री वैल्यू दे सकते हैं, रोटेट वाई मिलता है जिसके अंदर आप डिग्री पास करेंगे, और रोटेट जेड मिलता है। तो हम देखेंगे कि जेड क्या है और एक्स एंड वाई क्या है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से रोटेट एक्स। ओके, एंगल यहाँ पे बोलना पड़ रहा है हमको, तो एंगल के अंदर मैं लिख दूंगा लेट्स से 120 डिग्री, ठीक है। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कुछ उल्टा हुआ इस टाइप का, ठीक है। देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे हुआ कुछ इस टाइप का। अगर मैं यहाँ पे 120 डिग्री ना करके लेट्स से 90 डिग्री करता हूँ, तब क्या होगा, देखिए कुछ इस टाइप का हमको दिखा। 90 डिग्री के अंदर हमको कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुका है ना। तो यहाँ पे 180 डिग्री को ना करके 360 डिग्री करता हूँ, तब कैसा दिखेगा। मैंने यहाँ पे 360 डिग्री किया, देखिए उल्टा होके मतलब घूम फिर के वो वापस सीधा हो गया, ठीक है। अगर ये चीज आप वाई डायरेक्शन के अंदर चाहते हैं, तब आप इस तरीके से लगा सकते हैं। लेट्स से 120 डिग्री में वाई डायरेक्शन के अंदर चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का हुआ, है ना। ऑल राइट, यहाँ पे और एक वैल्यू मिलता है हमको, जो कि है रोटेट जेड। रोटेट जेड के अंदर क्या होता है देख लेते हैं। लेट्स से मैंने जेड के अंदर 120 डिग्री पास कर दिया, अभी देखिए इस टाइप का हुआ। ओके, लेकिन अगर आप एक्स एंड वाई का यूज करते तब आपको 3D ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता। ओके, देखिए यहाँ पे हमको कुछ इस टाइप का रोटेशन देखने के लिए मिला। ओके, अगर मैं ये चीज उल्टा करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं माइनस लगा सकता हूँ। माइनस लगाने से लेफ्ट साइड से घूमेगा, है ना, कुछ इस टाइप का। अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 360 डिग्री टर्न हो, मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए 360 डिग्री टर्न होके ग्रीन हो गया, है ना, अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इसको सर्कल भी बना सकते हैं। सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पे वो आपको दिखेगा नहीं, मतलब जो स्क्वायरिश दिख रहा था ना वो आपको एक अच्छा सा इफेक्ट देगा। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बॉर्डर रेडियस लगाता हूँ और मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो रोटेशन है वो हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का करूंगा, तब आपको सर्कल दिखेगा, है ना। इससे आप बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट्स को बना सकते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आई होप सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा वीडियो था, लेकिन हाँ, अगले टॉपिक्स के अंदर हम एनिमेशंस और भी अच्छे से सीखेंगे। हम की फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे, हम रेस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट या फिर क्वेश्चन है तो कॉमेंट में आस्क करिए, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पेन प्रोग्रामर के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।